नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम रेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो रेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। यानी जो राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आकलित राजस्व। अब ये आकलित राजस्व कर क्या है, यानी यह पट्टे के लिए भूमि देते समय जागीर पट्टे पर जो दी गई भूमि है उस भूमि से अपेक्षित राजस्व कर लिखता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है एक प्रकार का आकलित राजस्व कर था। अगला क्वेश्चन है कि डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी में राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। तो डाबी और जीवनी सामंतों की जो श्रेणी है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध थी। यानी जो रईसों की जो डाबी और जीवनी की जो श्रेणी है, डाबी और जीवनी की श्रेणी है, वह राजस्थान के जैसलमेर जिले की सबसे लोकप्रिय रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला था। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी तक के बीच के काल है, इस बीच के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह वह कहाँ मिला था। ठीक है, तो वह मिला था बेराट सभ्यता में मिला था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि चैत्यग्रह यानी क्या होता है। इसका मतलब होता है गुहा मंदिर, जिसे हम बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो बिजक की पहाड़ियाँ, अशोक के 3 जो गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो कालीबंगा जो प्रथम है इसके नाम से जाना जाता है। जो 37 सभ्यता है इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है और इस सौती नामक स्थान से कालीबंगा के समान ही उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि कालीबंगा जो प्रथम के नाम से जाना जाता है वह 37 सभ्यता को माना जाता है जो बीकानेर जिले में स्थित है, और इस सभ्यता को अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि शाबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था। तो शाबी नदी के तट पर राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता का कौन सा जो स्थल बसा हुआ है वह बसा हुआ है जोधपुरा, यानी जोधपुरा सभ्यता। यह एक मतलब जयपुर की जो सभ्यता है, यह सभ्यता जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में जो शाबी नदी है उस शाबी नदी के तट के किनारे बसी हुई एक सभ्यता है। यह एक लौह युगीन सभ्यता भी है, और इस सभ्यता के उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसका उत्खनन 1972 से 73 के बीच में आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। तो 12 कोटड़ी जो नामक सामंती व्यवस्था है, इस व्यवस्था का संबंध है वह आमेर से यानी जयपुर से है। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि पृथ्वीराज जो कछवाहा वंश का पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज ने आमेर को 12 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 12 भागों में विभाजित कर दिया, और इसी विभाजन को पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था, जिसके कारण यह 12 कोटड़ी व्यवस्था कहलाई थी, यानी 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 12 कोटड़ी नामक जो सामंती व्यवस्था है वह आमेर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा में किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा में किस शासक ने अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी जो राजधानी है वह मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। तो जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का जो दरबारी कवि था वो राजशेखर था। यानी जो महिपाल प्रथम के समय ही राजशेखर था। जब महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद राजशेखर उसके उत्तराधिकारी कौन बना, महिपाल के दरबार में भी कवि के रूप में बने रहे थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि महिपाल प्रथम
महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का जो राज दरबारी कवि था वह था राजशेखर। ठीक है। अब इसके द्वारा रचित जो नाटक है, एक तो संस्कृत महानाटक था इनका बाल रामायण, और एक था कर्पूरी मंजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गवक किस वंश का शासक था? तो गवक था चाहमान, यानी चौहान वंश का शासक था गवक। अगला क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक के रचयिता है। हरिकेली नाटक के रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ, यानी जिसे बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी? तो बिसलदेव चौहान यानी विग्रहराज चतुर्थ ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। तो संगीत ज्ञान के कारण जो कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी वह हुई थी अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है। यानी राणा कुंभा है, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य उनके दूरदर्शी कूटनीति, बहादुरी, सैन्य और राजनीतिक जो उपलब्धियों के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी में जो मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिकों की संख्या थी 80,000। ठीक है। और अगर हल्दी घाटी युद्ध की अगर हम बात करें, इनके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1567 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? ठीक है। तो राजस्थान के जो राजवंशों की जो राजस्व प्रणाली है, उस राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा एक ऐसी प्रकार की भूमि है, इस भूमि को राजा अपनी निजी संपत्ति मानता था। ठीक है। यानी खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि जब भारत पर मुगलों का शासन था, उस समय खालसा भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जिसकी आय पर सीधा बादशाह या सुल्तान का हक होता था। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के राजवंशों की जो राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा एक ऐसी प्रकार की भूमि थी जिसे राजा अपनी निजी संपत्ति मानता था। अगला क्वेश्चन है कि इजारा जाना जाता है। तो इजारा जाना जाता है एक प्रकार के लिए राजस्व ठेका प्रणाली के लिए इजारा जाना जाता है। इजारा का मतलब क्या था? इजारा मतलब है ना, इसका मतलब तो यही होता है कि राजस्थान जो राजस्व ठेका प्रणाली के लिए, लेकिन इजारा है वो बंगाल में जहांदार शाह द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व ठेका प्रणाली थी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो साथियों, आज के लिए भी इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, शेयर और साथ में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।